हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा चुनाव 2024। दोस्तों, इस वीडियो में हम पड़ताल करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में यूपी 2014 को दोहराने जा रही है और उसका पूरा प्लान क्या है। इस वीडियो में हम इसकी पड़ताल करेंगे। दोस्तों, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी दलों ने विपक्षी एकता का झुंझुना बजाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल इस कवायद में जुट गए हैं। इन सभी राजनीतिक दलों की मंशा बस इतनी सी है कि किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री मोदी को 2024 के चुनाव में सत्ता से हटाया जाए। भले ही विपक्ष बिखरा हो, लेकिन जिन राज्यों में भाजपा के सामने दो से ज़्यादा राजनीतिक दलों का चक्रव्यूह है, वहाँ पार्टी ने अपनी चुनावी प्लानिंग शुरू कर दी है और मैदान पर भाजपा के राजनीतिक चाणक्य यानी गृह मंत्री अमित शाह उतर चुके हैं। दोस्तों, दरअसल विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी धीरे धीरे चुनावी मोड में आ चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में कोई बदलाव नहीं करने वाली है। अर्थात 2024 के लोकसभा चुनावों तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जेपी नड्डा के पास ही होगा। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह भी राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से जनता की नब्ज टटोलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अहम बात यह है कि उन्होंने अब चुनावी लिटमस टेस्ट की शुरुआत बिहार से कर दी है। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका बिहार में लगा है। यहाँ उसके पुराने सहयोगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी को एक बार फिर झटका देते हुए विपक्षी गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन का दामन थाम लिया है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां से 40 सीटें आती हैं। ऐसे में भाजपा बिहार को लेकर सक्रिय हो गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में एक शो किया था और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तगड़ा हमला बोला था। दोस्तों, अब अहम बात यह है कि फिलहाल बिहार में कोई चुनाव नहीं है और फिर भी अमित शाह अचानक बिहार क्यों पहुंच गए, तो इसकी ये वजह है कि वे राजनीतिक लिटमस टेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2024 की चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है और उन्होंने सबसे पहले बिहार के उस हिस्से का दौरा किया है जहां पर भाजपा की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। दरअसल सीमांचल के इस क्षेत्र में अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले आते हैं। भाजपा को इन जिलों में कभी कोई विशेष लाभ होता दिखाई नहीं दिया। पार्टी की स्थिति यहाँ हमेशा निम्न स्तर की रही है। अहम बात यह है कि सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिमों की एक बड़ी आबादी रहती है, जो कि इस क्षेत्र में चुनावी समीकरणों को सबसे अधिक प्रभावित करने के साथ ही ये निर्णय भी करती है कि किस पार्टी को विजय यहाँ सुनिश्चित होगी। मुस्लिम समुदाय के बहुसंख्यक होने के चलते ये स्वाभाविक है कि सीमांचल के क्षेत्र में भाजपा की स्थिति दयनीय है। इस क्षेत्र में एक समय आरजेडी का दबदबा था। इसके बाद पप्पू यादव ने भी सीमांचल की भूमि पर मुस्लिम यादव समीकरण बनाया। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सभी राजनीतिक दलों का खेल खराब कर दिया और पार्टी ने 5 MLA जीते थे। सीमांचल की जनसांख्यिकी की बात करें तो क्षेत्र में बांग्लादेश से पलायन करके आए मुस्लिम घुसपैठियों की एक बड़ी आबादी है, जिन्होंने अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीमांचल की भूमि पर आकर ये संभावनाएं तलाश कर रही है कि क्या इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुत्व के माध्यम से पार्टी को सफलता प्राप्त कर सकती है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि NRC के मुद्दे पर कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीमांचल में NRC का गणित सेट कर रही है।
जानकार की माने तो अमित शाह अब जल्दी ही एनआरसी लागू करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे में ये संभव है कि घुसपैठियों से भरी सीमांचल की इस भूमि से एनआरसी के माध्यम से मुसलमानों की संख्या में कमी आए, जिससे इस क्षेत्र में हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीतिक सफलता पाई जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी समेत सभी विरोधी दल भी मुस्लिम वोटों को अपने समीकरण में अवश्य रखते हैं, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि यदि एनआरसी लागू होता है तो इसका लाभ न केवल सीमांचल बल्कि पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दोस्तों, अब बताते हैं कि महागठबंधन का चक्रव्यूह क्या है। बिहार में नीतीश कुमार के कथित महागठबंधन वाले चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमित शाह 2014 में उत्तर प्रदेश में चला गया दांव अपना सकते हैं। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा है और जेडीयू और आरजेडी इसी जातिगत समीकरण के दम पर भाजपा को बिहार में बुरी तरह हराने का दावा कर रही है। सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि भाजपा को आज भी बिहार की शहरी सीटों पर लाभ देखने को मिलता है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जैसे जिलों में भाजपा की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 3 सीटों पर अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। व्यूअर्स, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में अमित शाह को चुना था। वहाँ पूरी रणनीति के तहत भाजपा ने क्षत्रिय वोट बैंक को साधने के लिए राजनाथ सिंह को आगे किया। ब्राह्मण वोट के लिए कलराज मिश्रा, ओबीसी वोट बैंक के लिए केशव प्रसाद मौर्य आगे आए। भाजपा ने यहाँ छोटी छोटी जातियों को भी साधने के प्रयास किए। पार्टी ने राज्य में अलग अलग जातियों के अलग अलग प्रतिनिधि खड़े कर दिए, जिससे प्रत्येक जाति के लोगों को यह भान हो कि भाजपा में उनकी पकड़ मजबूत है। दोस्तों, इसके अलावा 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने और दूसरी पार्टियों को साधने के लिए उन्हीं की जाति के नेताओं को खड़ा कर लोगों के मन में पार्टी के प्रति विश्वास पैदा करने का प्रयास किया था। प्रत्येक जाति के शीर्ष नेताओं को अहमियत देकर पार्टी ने उन्हें चुनावों में वोट दिलाने का जिम्मा दिया और अमित शाह का ये दाव सही साबित हुआ। भाजपा ने यहाँ अपने दम पर 80 में से 71 सीटें जीत ली थीं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भगवाकरण का शंखनाद भी हो गया था। फ्रेंड्स, ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का 2014 वाला फार्मूला बिहार में भी लागू कर सकते हैं। बिहार में यादव, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, कोरी, कुर्मी, दलित, बनिया, कहार, धानुक, मल्लाह आदि जातियां अति सक्रिय मानी जाती हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने यहाँ दलित महादलित का कार्ड भी खेला हुआ है। अब बिहार के चुनावी जातिगत समीकरण के लिहाज से देखें तो इन प्रमुख जातियों में चुन चुनकर अपने बेहतरीन नेता आगे कर सकते हैं, जो कि इन जातियों के बीच जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक सम्मेलनों का आयोजन कर अपनी जाति के लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आता है हिंदुत्व का मुद्दा। यहीं भाजपा को ये पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा अन्य राजनीतिक दलों पर सबसे अधिक भारी पड़ता है। ऐसे में पार्टी यहाँ हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ कर सकती है। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनावों में, वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में और 2019 के लोकसभा चुनावों में इसी हिंदुत्व की राह पर चलकर जातिगत समीकरणों को बुरी तरह तोड़ दिया था। माना जा रहा है कि इस बार बिहार में भी भाजपा इसी राह पर चलकर नीतीश के कथित महागठबंधन वाले चक्रव्यूह को ध्वस्त कर जीत पा सकेगी। फ्रेंड्स, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों को देखें तो आरजेडी, जेडीयू सभी के विपरीत लगने के बाद भी भाजपा ने यहाँ पर एक बड़ी राजनीतिक बढ़त बनाई थी, जिसका परिणाम ये था कि एनडीए को राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से लगभग 39 पर, 2014 में 28 पर और 2019 में जब नीतीश भी साथ थे तब 39 सीटों पर कब्जा जमाया था। ये दिखाता है कि भाजपा की केंद्रीय रणनीति को लेकर बिहार में एक विशेष लोकप्रियता है, जो कि पार्टी के लिए लाभप्रद हो सकती है। 2019 के चुनावों में भाजपा को एक बड़ी क्षति
इसीलिए पहुंची क्योंकि उसने जनता दल यू से गठबंधन कर लिया और उसे अपनी सीटें अपने जीते सांसदों को बैठाना पड़ा था। दोस्तों, बिहार में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और नीतीश का गठबंधन था, लेकिन इस गठबंधन की जीत की महत्वपूर्ण कड़ी भाजपा साबित हुई, जिसने जेडीयू की सत्ता विरोधी लहर के बाद भी 70 से ज़्यादा सीटें जीती। पर इसी का परिणाम था कि एनडीए ने सरकार बनाई। ऐसे में माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में जिन्होंने मजबूती में जेडीयू को भाजपा को जिताने के उद्देश्य से वोट दिया था, वो जनता दल यूनाइटेड से नाराज होकर भाजपा के पाले में जा सकते हैं, जिसका वहाँ लाभ भाजपा को होगा। फ्रेंड्स, बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की ओर अमित शाह की अति सक्रियता ये दर्शा रही है कि एक तरफ जहाँ देश में एनआरसी की आहट हो सकती है, तो वहीं जातिगत समीकरणों को तोड़ने के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश का 2014 वाला फार्मूला लागू कर सकती है, जिससे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी एकता का गुब्बारा एक छोटी सी पिन से फोड़ा जा सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।